हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षण कौशल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। स्वागत है सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए। मात्र 30 मिनट, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज के सेशन में सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल सूचना तकनीकी से रखे गए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी लोग जुड़े रहें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, आंसर करेंगे बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की श्रृंखला, बहुत ही मज़ेदार, बढ़िया। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। अप्रैल 1987, जनवरी 1986, मई 1986, अगस्त 1986। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस यस, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। यस, मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। बस इसी तरह लगी रहिए, सफलता अब आप लोगों से दूर नहीं है ना। किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करेंगे इसी तरीके से, अगर लगनशील बने रहे तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, मई 1986। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। बड़ी ही शानदार श्रृंखला, बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही बहुत अच्छी श्रृंखला आप लोगों के सामने सुपर टेट के लिए। यस, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर दो को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है, किसने दिया था आपका अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। यस, यहाँ जहाँ हमने आपको पिछली क्लासों में ही बताया है, जहाँ अनुबंधन की बात आ जाए, अनुबंधन सिद्धांत की बात आ जाए, तो वहाँ पे कौन होगा, पावलोव। यस, वेरी गुड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अधिगम के सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक ने भी दिए हैं, स्किनर ने भी दिए हैं, लेकिन सबके अलग अलग हैं। जहाँ अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत आपका अगर आ जाए तो पावलोव होता है ना। क्या है, ऑप्शन 2 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। बच्चों में गणित सीखने संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है। किसी भी बच्चे में गणित संबंधी कोई भी अक्षमता प्रकट हो रही है सीखने में या सॉल्व करने में, तो उसे क्या बोलेंगे। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, अग्रेफिया। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलिया। गणित में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। गणित में क्या होता है, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर काम करता है ना, कैलकुलिया है ना। तो क्या हो जाएगा गणित के लिए, डिसकैलकुलिया। वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। ऐसे याद कर लें आप लोग बच्चों, कैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किस में होता है, गणित में होता है। तो कैलकुलेशन ना करने नहीं कर पाता
उसको अक्षमता होती है तो क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं, है ना। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज का ये रहा आप लोगों के सामने। अधगम का पठार है। पठार अधगम की समाप्ति, अधगम में दोष, अधगम में अवरोध वर्धन, अधगम में अवरोध। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भाई पठार आ रहा है। पठार, पठार मतलब क्या होता है, पठार मतलब जैसे मान लेते हैं पर्वत, ठीक है। तो पर्वत कैसा होता है, कहीं ऊपर होता, कभी नीचे होता, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा ऐसा होता ना पहाड़, है ना, वो स्थिर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अधगम में अवरुद्ध वर्धन, अधगम में अवरुद्ध वर्धन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने। अधगम का पठार क्या हो जाएगा, अधगम में अवरुद्ध, अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है, अवरुद्ध वर्धन हो रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेशन का ये रहा आप लोगों के सामने। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहेंगे आप अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, एकेडमिक हाइट विद एचपी सर चैनल पर। जुड़े रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है, दूरदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, आपका दूरदर्शन यस है, ओवरहेड प्रोजेक्टर यस है, कंप्यूटर यस है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यस मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। बस आप लोग कमेंट करें आज का सेशन आपको कैसा लग रहे हैं, आज के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। बड़े ही मज़ेदार चुनिंदा क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कि आपके एग्ज़ाम में रखे मिलेंगे। यस, सभी लोग सेशन को प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें। यस, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ हुआ। भारत में इंटरनेट की सेवाएं कब प्रारंभ हुई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नॉलेज के हिसाब से, एक एग्जाम की दृष्टि से। यस, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। चलिए, भारत में इंटरनेट सेवा कब से प्रारंभ हुई, 15 अगस्त 1980, 22 मार्च 1990, 15 अगस्त 1985, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए वेरी गुड आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर मेरे बच्चों। 15 अगस्त 1985 से भारत में इंटरनेट सेवाएं लागू की गई थी, ठीक है। 15 अगस्त 1985, 15 अगस्त 1985 से भारत में इंटरनेट की सेवाएं जो थी लागू कर दी गई थी, प्रारंभ कर दी गई थी, है ना। तो 15 अगस्त 1985, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे बच्चों। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किस लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, श्रवण बाधित विद्यार्थी, दृष्टि बाधित विद्यार्थी, अस्थिर बाधित विद्यार्थी, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। यस, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। देखिए, ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोग की जाती है, ब्रेल लिपि मतलब दृष्टि बाधित लोगों को, जिनको दिखाई नहीं देता है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। और उन्हीं के लिए टेप रिकॉर्डर मतलब उनको सुनाया जाता है, दिखाई नहीं देता है पर सुनाई तो देता है ना, तो टेप रिकॉर्डर के जरिए उनको सुनाया जाता है। और सुनाने द्वारा
और ब्रेल लिपि के द्वारा शैक्षणिक कार्य उनका पूर्ण कराया जाता है। तो आपका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ऐसे उपलब्ध कराई जाती है ना। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग अच्छे से कर पाए होंगे, समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। यस, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर किया बच्चों आप लोगों ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे, कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बेटा, नहीं वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होते हैं आप लोगों की जल्दबाजी में, है ना। तो कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। साक्षात्कार, संप्रेषण, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, समझें। कौन सा परामर्श का तत्व, किस में परामर्श नहीं होता भाई। साक्षात्कार जब होता है तो आमने सामने बैठ के परामर्श किया जाता है, किसी चीज़ पे चर्चा की जाती है, कोई चीज़ पूछी जाती है, वही साक्षात्कार है। संप्रेषण, संप्रेषण मतलब जैसे अपन ने किसी को कॉल करके मोबाइल से कुछ चीज़ पूछी, वो संप्रेषण है। विश्वास, यस विश्वास से भी होता है। वृत्तिक वृद्धि से नहीं होता है, वृत्तिक वृद्धि से नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, नहीं पूछा गया है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करेंगे। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम संकल्पमय हैं, अब होंगे आपके सपने साकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं। निम्नलिखित में से अप्रेषित शिक्षण सामग्री कौन सी है। आप अप्रक्षेपित अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। चार्ट, चित्र विस्तारण यंत्र, स्लाइड, फिल्म स्प्रिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करें। तो चित्र विस्तारक यंत्र, एपीडायास्कोप बोलते हैं इसको। चित्र विस्तारक यंत्र होता है, स्लाइड होता है। तो आपको बता दें ये तीनों आपके कैसे हैं, इलेक्ट्रिक यंत्र हैं। चार्ट आपका इनसे अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अप्रक्षेपित सामग्री चार्ट है, ठीक है, अप्रक्षेपित, ठीक है। तो चार्ट आपका अप्रक्षेपित सामग्री के रूप में रखा जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेंगे अच्छे से। पुनर्बलन निम्न में से पुनर्बलन निम्न में से किस प्रक्रिया का भाग है। पुनर्बलन जो है वो किस प्रक्रिया का भाग है। शिक्षण का, अनुदेशन का, अधिगम का, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, तो आपको पता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत कहलाता है ना। अधिगम के सिद्धांत की प्रक्रिया का भाग है पुनर्बलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट पेपर पर नोट करेंगे, स्टार करेंगे। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं। जॉन एफ हर्बर्ट, एच.सी. मॉरिसन, नेड ए फ्लैंडर्स और हेनरी फेलोइड। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 11, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक जॉन एफ हर्बर्ट हैं। जॉन एफ हर्बर्ट जी आपके स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों।
बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया है। यस। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 मित्र ये रहा आप लोगों के सामने। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रदाता, ग्राह्यता, संप्रेषण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे बच्चों। देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था, व्यक्ति से संवाद करना मतलब संप्रेषण, जैसे मोबाइल द्वारा हम एक दूसरे से बात करते हैं, संवाद करते हैं, या आमने सामने कोई बात करते हैं, तो वो क्या होता है? संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर किया बच्चों आप लोगों ने। आई होप आप लोग को समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। एक बार फिर आप सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से आपके आभारी रहेंगे और मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम संकल्पमय हैं। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं होंगे। अपने सपने साकार HP सर प्लेटफॉर्म पर। यदि क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करें। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हों, कोई बच्चा यदि किसी पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा में चला जाए, अन्य कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करें बच्चों। यस, आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। देखिए यदि कोई विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो वह क्या शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए। किसी दूसरी विधि से पढ़ाओ बच्चे को। रुचि क्यों नहीं ले रहा है उसको समझो कि वह रुचि क्यों नहीं ले रहा, और वह अगर रुचि नहीं ले रहा है बच्चा, विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहा है तो आप शिक्षण विधि को बदल दें, किसी दूसरी तकनीक से पढ़ाना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रवृत्तियों को मुख्य रूप से कितने आयामों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 5, 8। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। यस, भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रवृत्तियों को प्रमुख रूप से कितने आयामों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 5, 8। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। यस, भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रवृत्तियों को मुख्य रूप से कितने आयामों में बांटा गया है? 2 आयामों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने आयामों में? 2 आयामों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। बड़ा ही जोरदार आंसर, क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग, और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। क्वेश्चन क्या है? RTI एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्राप्त सप्ताह में कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए? यानी कि पूछा गया है कि एनसीएफ RTI एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं उनको सप्ताह में कितने घंटे की कार्य योजना बनानी चाहिए? 30 घंटे की, 45 घंटे की, 42 घंटे की, 50 घंटे की। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। आपको बता दें 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रति सप्ताह के लिए। प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह में कितने? 45 घंटे पढ़ाना है, शैक्षणिक कार्य की योजना बनानी
है 45 घंटे की। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलती है? क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और आंसर करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी किस सूचना प्रौद्योगिकी किसको सूचना आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है? मशीन, व्यक्ति, संस्थान, समूह। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। हम आपके आंसर लेंगे। वेरी गुड बच्चों, वाह क्या बात है। बिल्कुल, आई होप आप लोग बिल्कुल सही जा रहे होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना प्रौद्योगिकी किसको सूचना आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है? तो चाहे सूचना तकनीकी हो चाहे प्रौद्योगिकी हो, व्यक्ति को ही तो निर्णय लेने पड़ेंगे ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 17, राजधानी दिल्ली में पत्राचार विद्यालय की स्थापना। पत्राचार मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, है ना, ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली में पत्राचार विद्यालय की स्थापना हुई, कब हुई? वर्ष 1999, वर्ष 2016, वर्ष 1986, वर्ष 1968। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। यस, हमारे देश आज़ाद होने के बाद एक दिल्ली में पत्राचार मतलब दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं इसको, या इसी को बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी, वर्ष 1968। यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1968 में राजधानी दिल्ली में पत्राचार विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1968। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया? प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया? ठीक है, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया? वर्ष 1948, वर्ष 1982, वर्ष 2005, वर्ष 1986। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए वर्ष 1982 में मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया वर्ष 1982 में। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रमुख तत्वों में सम्मिलित है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रमुख तत्वों में सम्मिलित है अभियांत्रिकी, प्रबंध शास्त्र, मनोविज्ञान तथा दर्शन शास्त्र, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। यस, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी में प्रमुख तत्वों में सम्मिलित है अभियांत्रिकी, यस है, प्रबंध शास्त्र, यस है, मनोविज्ञान तथा दर्शन शास्त्र, यस है, तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यस, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के द्वारा। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम अग्रसर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए दिल्ली, चेन्नई, दार्जिलिंग, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कहाँ दिल्ली में की गई? कहाँ पर की गई? दिल्ली में की गई। तो आपका ए ऑप्शन इज द
राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 21 को रीड करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना किस वर्ष की गई? सितंबर 1985, अगस्त 1985, अप्रैल 1885, अक्टूबर 1985। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे तो आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू दूरस्थ शिक्षा जिसे बोलते हैं, सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, सितंबर 1985 में इसकी स्थापना दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का जो है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मेरठ में, लखनऊ में, प्रयागराज इलाहाबाद में, गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। यस, तो टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज पूर्व नाम इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है वह सार्कोवाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो उसके अंदर कौन सा दोष माना जाएगा ये पूछा गया है। डिसलेक्सिया, डिसमोर्फिया, शब्द जम्बलिंग विकार और डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए तो पठन संबंधी विकार हो रहा है, इसमें पठन संबंधी विकार हो रहा है कि वो सा को वाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगा? पठन संबंधी आपका डिसलेक्सिया। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल दिल खुश कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एकेडमिक हाइट्स विद HP सर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सहयोग सपोर्ट करने के लिए, हम तहे दिल से आभारी रहेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ भाई बंधु सखा संबंधी जो भी हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। सभी लोगों को शेयर करें, मित्र बंधु सखाओं को, ताकि कर भला सो हो भला बच्चों। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 आपका बहुत ही जोरदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत कब की गई? सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया उसकी योजना की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2000, वर्ष 2002, 2001, 2005। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यस, तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2000 से इसकी नींव रखी गई थी और इस योजना की शुरुआत की गई थी, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 25 जुलाई 1972, 1 जनवरी 1972, 26 जुलाई 1972, 15 अगस्त 1972।
क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 25 के लिए बहुत ही जोरदार आंसर आया आपके द्वारा। वर्ष 1972 में कब? 25 जुलाई। यस। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 25 जुलाई 1972 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, वेरी गुड बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? वर्ष 1961 में, वर्ष 1988 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2001 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड। यहाँ आंसर आ ही गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष 1988 में की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष 1988 में की गई। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 की ओर चलते हैं। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना कब की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अगस्त 2013, सितंबर 2013, दिसंबर 2013, जून 2013। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना जून 2013 में की गई। जून 2013 में की गई। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जून 2013 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलें। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1961 में, 1 जून 1961 में, 1 सितंबर 1961 में, 1 मार्च 1961 में। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सी ऑप्शन 1 सितंबर 1961, 1 सितंबर 1961 को राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम क्या बोलते हैं? NCERT बोलते हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम हर जगह लागू किया जा रहा है। NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। पहुंच साधन में सम्मिलित है। पहुंच साधन में सम्मिलित है उद्देश्यों का कथन, संक्षिप्त तथा स्पष्ट निर्देश, पाठों का विभागों और विभागों में विभाजन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए पहुंच संसाधन में सम्मिलित है। पहुंच संसाधन क्या है? उद्देश्यों का कथन। यस, उद्देश्यों में कथन होना चाहिए। संक्षिप्त तथा स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। पाठों का विभाग और विभागों में विभाजन भी होना चाहिए, बटे होने चाहिए। उपयुक्त सभी होने चाहिए। यस, तीनों हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहुंच संसाधन में तीनों आपके सम्मिलित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात और चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 सेशन का क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने। यस, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1948 में, वर्ष 1986, वर्ष 1956, वर्ष 1982। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। वर्ष 1956 में
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। यस, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। यहाँ हम लोगों ने 30 क्वेश्चन की ये श्रृंखला पूर्ण की शिक्षण कौशल से, जो कि आपके सुपर टेट के लिए बड़ी ही अमृत साबित होगी। सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जुड़े रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ऐसे ही क्लासें आपको मिलती रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली सीरीज में एक नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ।